नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। आइए एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 में भूगोल विषय के अध्याय नंबर 6, जिसका टाइटल है विश्व मानव अधिवास, इसका अध्ययन करने वाले हैं। साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा ग्रामीण अधिवासों के प्रकार। हमने पिछले सेशन में चर्चा की थी कि अधिवास क्या होते हैं, अधिवास स्थायित्व के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। फिर हमने देखा था कि स्थायित्व के आधार पर अधिवासों के जो प्रकार हैं वो अस्थायी और स्थायी अधिवास थे। उसके बाद हमने ग्रामीण और नगरीय अधिवासों के बारे में पढ़ा। आज हम ग्रामीण अधिवासों के प्रकार पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि ग्रामीण अधिवासों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रामीण अधिवासों के प्रकार। मकानों की संख्या व उनके बीच की दूरी के आधार पर ग्रामीण अधिवासों को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। अर्थात हमारे जो ग्रामीण अधिवास हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। अभी जो 4 प्रकार हैं साथियों, ये मकानों की संख्या कितनी है और उनके बीच की दूरी कितनी है उसके आधार पर हैं। तो सबसे पहला प्रकार है सघन या गुच्छित अधिवास। दूसरा हमारा है प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास। थर्ड नंबर है मिश्रित अधिवास और फोर्थ है पल्ली अधिवास। ये 4 प्रकार हैं जो ग्रामीण अधिवासों के मुख्य प्रकार हैं। अब हम 1 बाय 1 एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे कि सघन या गुच्छित अधिवास क्या होते हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं और संसार के कौन कौन से भागों में इस प्रकार के अधिवास देखने को मिलते हैं। तो प्रत्येक प्रकार का जो अधिवास है, प्रत्येक प्रकार में हम 3 टाइटल्स के अंतर्गत इनका अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले ये क्या होते हैं, उसके बाद इनकी विशेषताएं क्या हैं और थर्ड नंबर पर पढ़ेंगे इनका वितरण कहाँ कहाँ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है सघन या गुच्छित अधिवास से। सघन या गुच्छित अधिवास, साथियों आप देख लीजिए, सघन अधिवास जैसा कि नाम से ही पता है, सघन का मतलब होता है पास पास। सघन का मतलब होता है पास पास। तो अब आप देख लीजिए, इस प्रकार के अधिवास में आवास से तात्पर्य यहाँ पर है मकान, घर, निवास स्थान से। आवास पास पास एवं अधिक संख्या में होते हैं। तो सघन जो अधिवास होते हैं उनमें आवास जो गृह हैं, निवास गृह हैं, वो पास पास होते हैं और उनकी संख्या भी अधिक होती है। अधिवास तक पहुंचने के लिए पक्के रास्ते होते हैं। ऐसे अधिवास को पुंजित या संकुलित अधिवास भी कहा जाता है। तो जो सघन अधिवास होते हैं उनको हम पुंजित और अब हम बात करते हैं इनकी विशेषताओं की। तो सघन अधिवासों की जो विशेषताएं होंगी वो देख लीजिए। इनमें आवास गृह पास पास होते हैं। यदि हम बात करें, जैसे मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है और इसमें यदि इस प्रकार से पास पास मकान बने हुए हैं तो इस प्रकार के जो अधिवास होंगे वो सघन अधिवासों की श्रेणी में आते हैं। दूसरा जो इनकी विशेषता है हम यहाँ पर देख रहे हैं, आवास गृह पास पास होते हैं, बाह्य आक्रमणों से मिलजुल कर मुकाबला करते हैं। साथियों, सघन अधिवासों का निर्माण क्यों होता है? आप समझिए कि लोग पास पास एक दूसरे से ऐसे बिल्कुल नज़दीक अपने निवास गृह क्यों बनाते हैं, उसका कोई ना कोई रीज़न होगा। बाह्य जो आक्रमण है उनसे सुरक्षा करने के लिए, अर्थात सघन अधिवास के जो निवासी हैं उनको हमेशा बाह्य आक्रमणों का डर रहता है और वो जो बाह्य आक्रमण हैं उनका मुकाबला ये आपस में मिलजुल कर करते हैं। तीसरी विशेषता है सामाजिक संबंध प्रगाढ़ होते हैं। सघन अधिवासों के जो व्यक्ति होते हैं एक दूसरे को जानते पहचानते हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में
सहभागिता निभाते हैं, इनके सामाजिक संबंध प्रगाढ़ होते हैं, ये एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार होते हैं। साथियों, जैसा कि हमने विशेषता नंबर 2 में पढ़ा है कि बाह्य आक्रमणों का मिलजुल कर सामना करते हैं, तो यहीं से स्पष्ट हो जाता है कि इनके जो सामाजिक संबंध हैं वो भी प्रगाढ़ होते हैं। फिर यदि हम बात करें चौथी विशेषता की, तो इनमें आवासों की संख्या जो है 40-50 से लेकर सैकड़ों तक होती है और जनसंख्या जो है हजारों में होती है। ये जो सघन अधिवास होते हैं, इनमें आवासों की जो संख्या है वो मिनिमम 40-50 से स्टार्ट होती है और सैकड़ों की संख्या में जाती है। और यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनकी जो जनसंख्या है, जनसंख्या साथियों हजारों में होती है। आइए अब हम इनके वितरण की बात करते हैं कि इस प्रकार के अधिवास कहाँ देखने को मिलते हैं। तो इनका जो वितरण है यहाँ देख लीजिए। वितरण, इस प्रकार के अधिवास मैदानी भागों में जैसे गंगा सतलज का मैदान तथा नर्मदा घाटी व राजस्थान के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। साथियों, आपको पता है सघन अधिवास अर्थात पास पास मकान बनाने से तात्पर्य यह है कि जनसंख्या वहाँ पर अधिक मात्रा में निवास करती है, अधिक संख्या में निवास करती है और लोग अधिक संख्या में उन्हीं स्थानों पर रहेंगे जहाँ पर उनकी आजीविका के लिए उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति वहाँ पर हो सके। तो मैदानी भागों में हमारी जो मृदा है उपजाऊ होती है, जल की उपलब्धता होती है, परिवहन के साधन उपलब्ध होते हैं, कृषि योग्य भूमि वहाँ पर पर्याप्त होती है। तो इन सब तथ्यों को देखते हुए लोग मैदानी भागों में अधिक निवास करते हैं। इसीलिए मैदानी भागों के जो अधिवास हैं वे सघन अधिवास की श्रेणी में होते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं अधिवासों का दूसरा प्रकार, प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास। प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास साथियों ये सघन अधिवास का जस्ट उल्टा है। यहाँ समझ लीजिए कि ये कोई क्षेत्र है जिसमें कृषि योग्य भूमि है और इस प्रकार ये कृषि योग्य भूमि है। इस कृषि योग्य भूमि में यहाँ के जो निवासी हैं, रहने वाले हैं, वो अपने खेतों के पास रहते हैं। जैसे एक मकान यहाँ बन गया, दूसरा मकान यहाँ बन गया, एक मकान यहाँ बन गया, एक मकान यहाँ बन गया। प्रत्येक व्यक्ति अपने खेतों के पास मकान बनाकर रहते हैं। तो इस प्रकार के जो अधिवास होते हैं, ऐसे अधिवास क्षेत्रीय और बिखरे रूप में होते हैं। इनमें आवास एक दूसरे से दूर दूर स्थित होते हैं। आपने चित्र में देखा है कि जो आवास गृह हैं, जो निवास गृह हैं, जो मकान हैं, वे एक दूसरे से दूर दूर स्थित हैं तथा कृषि भूमि को छोड़कर बनाए जाते हैं। ये खेती की जो ज़मीन है उसको छोड़ देते हैं और साइड में यहाँ पर मकान बना लिए जाते हैं। अब यदि हम इनकी विशेषताओं की बात करें तो आइए देखते हैं इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। सबसे पहली विशेषता है आवास गृह एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। जैसा कि स्पष्ट है, यहाँ के निवासी एकाकी जीवन जीने वाले होते हैं। एकाकी जीवन से तात्पर्य ये है कि ये एकांत प्रिय होते हैं, अर्थात स्वतंत्र जीवन जीने वाले होते हैं, मौज मस्ती के साथ अपना जीवन यापन करने वाले होते हैं। ये समूह में रहना पसंद नहीं करते हैं, अर्थात एकला चलो की नीति पर चलते हैं। इसके बाद तीसरी विशेषता है, इनमें एक दूसरे के सहयोग की भावना कम होती है। साथियों, एक दूसरे से दूर होने की वजह से इनमें एक दूसरे से भावनात्मक जुड़ाव कम होता है और इनके जो सामाजिक संबंध हैं वे भी इतने प्रगाढ़ नहीं होते हैं। एक दूसरे के सहयोग करने की भावना भी इनमें कम होती है। तो यदि हम बात करें सघन और प्रकीर्ण अधिवासों की, तो जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सघन अधिवासों में आवास गृह, निवास गृह पास पास होते हैं, जबकि प्रकीर्ण या एकाकी अधिवासों में निवास गृह दूर दूर होते हैं। चलिए अब इनका वितरण देखते हैं। इनका वितरण कहाँ कहाँ है, आइए देखते हैं। इनका जो वितरण है साथियों बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रकीर्ण अधिवासों का जो वितरण है, इस प्रकार के अधिवास निम्नलिखित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब आपको ये क्षेत्रों को नाम याद रखने हैं। जैसे एक तो जितने भी शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान। तो सबसे पहले साथियों आपको शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है
इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। कक्षा 11 में या पूर्व की कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि हमारी जो पृथ्वी है, यहाँ पर जैसे हम बात करें, ये हमारी पृथ्वी है साथियों। इस पृथ्वी पर यहाँ पर ये हमारी भूमध्य रेखा है, ये हमारी भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के बाद में ये हमारी कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, ये साथियों 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। और यहाँ पर यदि हम बात करें, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है। एक बार समझ लीजिए उष्णकटिबंध क्या है साथियों। ये जो एरिया है ये विषुवत है, भूमध्य रेखा है, यहाँ से ये हमारा ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी, और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी, ये मकर रेखा है। कर्क और मकर रेखाओं के बीच वाला ये जो क्षेत्र है, कर्क और मकर रेखाओं के बीच वाला ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर सूर्य की किरणें लगभग लंबवत पड़ती हैं, या सूर्य यहाँ पर लंबवत चमकता है, इसलिए यहाँ पर गर्मी अधिक होती है। तो इस कटिबंध को नाम दिया गया है उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध ताप के आधार पर। इसके बाद हम बात करें, हमारा जो दूसरा जो कटिबंध है 23.5 डिग्री से और 66.5 डिग्री के बीच वाला ये जो एरिया है, ये साथियों दोनों ही गोलार्धों में ये वाला जो एरिया है ये होता है शीतोष्ण कटिबंध। और सबसे ध्रुवों के पास वाला जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है साथियों, ध्रुवों के पास वाला 66.5 डिग्री से ध्रुवों तक दोनों गोलार्धों में, ये वाला क्षेत्र कहलाता है शीत कटिबंध। तो शीतोष्ण कटिबंध से तात्पर्य ये हुआ कि कर्क रेखा और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऐसे मकर रेखा और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये फिर मुख्यतः हम कहें कि दोनों ही गोलार्धों में 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच वाले जो मैदानी भाग हैं, वे शीतोष्ण कटिबंधीय मैदानों की श्रेणी में आते हैं। और संसार के अलग अलग भागों में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका के प्रेरी मैदान। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है उसमें यूएसए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यूएसए और कनाडा में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, उनको साथियों प्रेरी मैदान के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार दक्षिणी अमेरिका में, हमारा जो दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका में जैसे अर्जेंटीना है, तो अर्जेंटीना में इसी प्रकार के जो घास के मैदान हैं उनको पंपाज मैदान के नाम से जाना जाता है। एशिया में इसी प्रकार के जो मैदान हैं उनको स्टेपी के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी अफ्रीका में, यह हमारा जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे जो दक्षिणी देश है दक्षिणी अफ्रीका, यहाँ पर पाए जाने वाले जो घास के मैदान हैं उनको हम वेल्स मैदान कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले जो मैदान हैं उनको डाउन्स कहते हैं। तो ये सारे के सारे जो मैदान हैं ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, और इनमें हमें प्रकीर्ण अधिवास देखने को मिलते हैं। यदि हम प्रकीर्ण अधिवासों की बात करें तो आइए देखते हैं कि अभी एक बार हमने समझा था कि प्रकीर्ण अधिवास क्या होते हैं। ये साथियों इतना प्लान्ड नहीं होता है, सिस्टमेटिक नहीं होता है, लेकिन इनमें आवास जो ग्रह हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होते हैं। तो घास के मैदानों में इस प्रकार के अधिवास हमें देखने को मिलते हैं। चलिए इनके अलावा फिर और संसार के और भागों में, और कौन से भागों में इस प्रकार के अधिवास देखने को मिलते हैं, आइए देखते हैं। छठे नंबर पर है गंगा के खादर क्षेत्र। साथियों कक्षा 11 में हमने पढ़ा था खादर और बांगर, तराई, भाबर, ये भौगोलिक शब्दावली है।
बांगर ऐसे मैदानी क्षेत्र होते हैं, खादर ऐसे मैदानी क्षेत्र होते हैं जहाँ पर प्रतिवर्ष नदियों की में बाढ़ का पानी आता रहता है, अर्थात नई मिट्टी जमा होती रहती है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में भी हमें प्रकीर्ण प्रकार के या एकाकी प्रकार के आदिवास देखने को मिलते हैं। इसके अलावा राजस्थान का जो दक्षिणी राजस्थान है, दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र अर्थात पश्चिमी राजस्थान में, जिसमें मुख्यतः बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर वाला जो एरिया है, यहाँ पर हमें प्रकीर्ण या एकाकी आदिवास देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, और साथियों आपको ये यदि समझ में आ रहा है तो एक बार आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए चलते हैं, अब हम देखते हैं हमारे जो तीसरे प्रकार के आदिवास हैं, मिश्रित आदिवास, इनके बारे में चर्चा करते हैं। मिश्रित आदिवास जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मिश्रित हैं, अर्थात इनमें एक से अधिक आदिवासों के विशेषताओं का मिश्रण हुआ है। साथियों यदि हम बात करें सघन आदिवासों की, तो सघन आदिवासों में क्या होता है? सघन आदिवासों में अधिवास जो होते हैं, आवास जो गृह होते हैं, वे पास पास होते हैं, और प्रकीर्ण आदिवासों में आवास गृह दूर दूर होते हैं। तो यदि हम दोनों की विशेषताओं को मिला दें तो फिर हमें मिश्रित आदिवास देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर आदिवास जो हैं वो पास पास हैं, और परिवारों में जनसंख्या बढ़ने की वजह से कुछ जो परिवार के सदस्य हैं वो खेतों में या फिर इनसे दूर रहने लग गए। तो इस प्रकार के जो आदिवास हैं, जिसमें कुछ क्षेत्रों में आदिवास सघन और कुछ क्षेत्रों में आदिवास प्रकीर्ण प्रकार के दिखाई देते हैं, तो इस प्रकार के आदिवासों को हम मिश्रित आदिवास की श्रेणी में रखते हैं। आइए अब देखते हैं इनका अर्थ क्या है। यहाँ पर देख लीजिए, ये आदिवास सघन व प्रकीर्ण आदिवास के बीच की अवस्था के होते हैं। इनकी उत्पत्ति परिवार की संख्या में वृद्धि होने से, आवासों की संख्या बढ़ने से होती है। साथियों जैसे कोई परिवार है, यहाँ पर उनका डेरा है, निवास स्थान है, जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी तो नए जो व्यक्ति होंगे वो अपने मकान, आवास इनके पास में ही बनाएंगे, लेकिन थोड़ी दूरी पर बनाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर सघन और प्रकीर्ण दोनों प्रकार के आदिवासों की मिलीजुली विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। इन आदिवासों को अर्धसघन का मतलब सघन की आधी श्रेणी या अर्ध केंद्रीय आदिवास भी कहते हैं। आइए अब इनकी विशेषताएं देखते हैं। सघन व प्रकीर्ण दोनों की मिलीजुली विशेषताएं इनमें देखने को मिलती हैं, अर्थात आवास गृह पास पास भी होते हैं, और कुछ ऐसे भी जगह होती हैं जिनमें आवास गृह दूर दूर भी होती हैं। इनकी उत्पत्ति परिवार की संख्या में वृद्धि होने के कारण होती है। इस प्रकार के जो मिश्रित आदिवास हैं साथियों, इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो परिवार में संख्या वृद्धि के कारण हुई है, अर्थात मिश्रित आदिवासों की उत्पत्ति पारिवारिक कारणों से होती है, पारिवारिक कारणों से होती है, न कि पर्यावरणीय कारणों से। अब देखते हैं कि इस प्रकार के आदिवास देखने को कहाँ मिलते हैं। साथियों मिश्रित आदिवास का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है कोटा ज़िले में सांगोद तहसील है, और सांगोद तहसील में एक खुर्द गांव है जो इस प्रकार के आदिवासियों का मुख्य उदाहरण है। अब हम यदि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जो 33 ज़िले हैं, आपको साथियों मैप में उन 33 ज़िलों की लोकेशन पता होनी चाहिए कि कौन सा ज़िला कहाँ है। यहाँ पर यदि बात करें तो ये हमारा झालावाड़ है, ये बारा है, और यहाँ पर ये वाला जो है साथियों ये हमारा कोटा है। ये वाला जो ज़िला है ये कोटा है। तो आपको ज़िलों की लोकेशन भी पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे वार्षिक परीक्षा में 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो राजस्थान के मैप पर आधारित होता है। 2 नंबर का क्वेश्चन जो आता है वो इंडिया मैप पर आधारित होता है, और 2 नंबर का क्वेश्चन वर्ल्ड मैप पर आधारित होता है। तो कुल मिलाकर 6 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो मैप पर आधारित होते हैं। साथियों आप प्रारंभ से ही मैप की भी तैयारी करते रहें, मैप में जो लोकेशन है उनको देखते रहें। यदि मैप आपका अच्छा है तो आपको
कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आएंगे, बाकी जो चीज़ें हैं वो भी अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए अब चलते हैं पल्ली अधिवास की ओर। हमारे अधिवासों का जो चौथा प्रकार है पल्ली अधिवास। पल्ली अधिवास, इसे पूर्वा भी कह देते हैं, ढाणी भी कह देते हैं साथियों। ये छोटा अधिवास है, कहीं कहीं पर इनको स्थानीय भाषा में पाना भी कह देते हैं। इस प्रकार के अधिवास में आवास एक ही बस्ती में, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये कि आवास जो होते हैं एक ही बस्ती में होते हैं, लेकिन एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। जैसे यूँ समझिए कि कोई गांव है, लेकिन गांव जो है इस प्रकार से है, कुछ घर यहाँ पर हैं, कुछ घर यहाँ पर हैं, कुछ यहाँ पर हैं, और इस प्रकार दूर दूर बने हुए हैं। तो बस्ती तो ये सारी की सारी एक ही नाम से जानी जाएगी, लेकिन आवास जो है एक दूसरे से दूर हो गए हैं, इसलिए संपूर्ण अधिवास एक ही नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार की जो अधिवास होते हैं उन्हें हम पल्ली अधिवास के नाम से जानते हैं। यहाँ पर विशेषताओं की यदि बात करें तो आवास गृह एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, एक ही जाति के लोग एक ही स्थान पर केंद्रित होते हैं। साथियों, इस प्रकार के जो पल्ली अधिवास हैं उनमें जैसे हम यहाँ पर बात करें कि ये हमारे पास एक कोई गांव है जिसमें हम यहाँ पर छोटे छोटे घर बनाते हैं। छोटे छोटे जो घर हैं उनको आप देख लीजिए, ये छोटे छोटे हमने घर बना दिए हैं। तो साथियों, यहाँ पर जो घर हैं उसमें मूल विशेषता ये है कि एक ही जाति के जो लोग हैं वो एक स्थान पर केंद्रित होते हैं। जैसे यहाँ पर फिर दूसरी जाति के लोग हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर हमें दूसरी जाति के लोग देखने को मिलेंगे। इस प्रकार जातीय आधार पर लोग समूह में रहते हैं। अब यदि हम बात करें कि इस प्रकार के अधिवास जो हैं उनका वितरण कहाँ है, तो आइए देखते हैं। इस प्रकार के अधिवास घाटी क्षेत्रों में, पर्वतीय जो घाटियाँ होती हैं उनके क्षेत्रों में और खनन क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। तो साथियों, ये था हमारे ग्रामीण अधिवासों के प्रकार। ग्रामीण अधिवासों के प्रकार एक बार रिवाइज कर लीजिए। ग्रामीण अधिवास जो हैं, यहाँ पर हम समरी इनकी करते हैं। ग्रामीण अधिवासों को हम 4 भागों में बांट कर इनका अध्ययन करते हैं। 4 प्रकार हैं। पहला प्रकार है सघन अधिवास, सघन अधिवास। दूसरा है प्रकीर्ण अधिवास या एकाकी अधिवास। तीसरा है मिश्रित अधिवास, मिश्रित अधिवास। और चौथा है पल्ली अधिवास। अब देख लीजिए सघन अधिवास क्या होता है। सघन अधिवास साथियों ऐसे अधिवास जिनमें जो मकान हैं वो पास पास होते हैं और जनसंख्या अधिक होती है। यहाँ पर मिनिमम यदि हम बात करें तो 40-50 से लेकर सैकड़ों की संख्या में आवास गृह होते हैं। हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोग निवास करते हैं। और इस प्रकार के जो अधिवास हैं वे हमें मैदानी भागों में देखने को मिलते हैं। मैदानी भागों में देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो गंगा सतलज का मैदान, नर्मदा का मैदान और राजस्थान के मैदानी भाग। फिर दूसरा हम यदि बात करें प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास, तो ये जस्ट इनका उल्टा है। प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास सघन अधिवासों का ये बिल्कुल उल्टा है, अर्थात इसमें जो आवास गृह होते हैं वे एक दूसरे से दूर दूर स्थित होते हैं, दूर दूर स्थित होते हैं। ये लोग एकाकी जीवन जीना पसंद करते हैं, अर्थात इनमें जो आवास स्थान हैं वे खेतों के पास होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। इनमें सामाजिक जो प्रगाढ़ता है वे कम पाई जाती है। और इस प्रकार के जो अधिवास हैं मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय जो मैदानी भाग हैं, जो घास के मैदान हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में इस प्रकार के अधिवास हमें देखने को मिलते हैं। साथियों, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के जो मैदान हैं उनके नाम आप अच्छे से याद रख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। उत्तरी अमेरिका में यूएसए व कनाडा
कनाडा में आप बताइए घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है। हम आपको हिंट देते हैं, प्रे से स्टार्ट होता है तो ये होता है प्रेरी। इसी प्रकार दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना में शीतोष्णकटिबंधीय जो घास हैं उनका नाम आप कमेंट करके बता दीजिए। हिंट आपको चाहिए तो बता देते हैं, पैसे स्टार्ट होता है और ये होते हैं पंपाज। इसी प्रकार दक्षिणी अफ्रीका में घास के जो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं वे से स्टार्ट होते हैं अर्थात वेल्स। एशिया में, मध्य एशिया में इसी प्रकार के जो मैदान हैं स्टेपी के नाम से जाने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इसी प्रकार के मैदानों को ऑस्ट्रेलिया में इन्हें डाउन्स के नाम से जाना जाता है, डाउन्स। तो साथियों ये आपको याद रखना है, एग्ज़ाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं। इसके बाद फिर मिश्रित अधिवास आते हैं। मिश्रित अधिवासों में हमने देखा कि इनमें सघन और प्रकीर्ण दोनों प्रकार के अधिवासों की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। और फिर लास्ट में हमारा है चौथा प्रकार है पल्ली अधिवास, जिसमें एक ही बस्ती होती है लेकिन जाति विशेष के अनुसार लोग अलग अलग समूहों में रहते हैं और संपूर्ण जो बस्ती है एक ही नाम से जानी जाती है। तो ये था साथियों हमारा ग्रामीण अधिवासियों के प्रकार। आपको ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी प्रकार वीडियोज़ प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथियों आज के लिए इतना ही। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।